अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज हो ही जाता है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इसका यूज होगा। मैं बताता हूं प्रॉपर्टी क्या है। इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c to b fx dx। आपने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। a से b जाना था, लेकिन आप a से c गए एंड देन c से b गए। मैं यहां लिख सकता हूं वेयर c बिलोंग्स टू a to b। c a से b के बीच में कोई क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो जरा इसको कैसे समझेंगे अपन लोग। इसको इस तरह से समझिए, मैं ग्राफिकल इसका आपको प्रूफ बता देता हूं तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। सपोज करो आपको a से b तक इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन को, है ना। a से b तक इंटीग्रेट करना है, तो आप a से b तक इंटीग्रेट करोगे तो ये वाले एरिया और ये वाले एरिया का क्षेत्रफल का बीजीय योग आ जाएगा। अब मान लो आप इसने यहां c पर कट किया है और ये बीच का बिंदु है c, ठीक है। तो आपने क्या करा, पहले a से c में इंटीग्रेट करा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मान पॉजिटिव आएगा क्योंकि आपने कहीं मॉड वगैरह तो लगा नहीं रखा। और जब आप c से b तक इंटीग्रेट करोगे तो इसका मान अपने आप ही इंटीग्रेशन का नेगेटिव आएगा, और दोनों के बीच में योग लगा हुआ है तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्चुअल में जो एक्चुअल बीजीय योग है वही आना होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप a से b तक इंटीग्रेट करते हो तो उसकी जगह आप a से b के बीच के जितने भी बिंदु हैं, मैंने एक ही बिंदु लिया है c, आप इस इंटीग्रेशन को कई बिंदुओं पर भी तोड़ सकते हो। सपोज करो अगर a से b के बीच में आप इसको कई बिंदुओं पे तोड़ना चाहते हो, मान लो ये c, ये d और ये e, तो आप इसको तोड़ सकते हो। पहला इंटीग्रेशन कहां से कहां में, a से c में, दूसरा c से d में, तीसरा d से e में, चौथा e से b में, और इनका योग कर दोगे तो वही इंटीग्रेशन का मान आएगा जो a से b तक आने वाला है। आप कई बिंदुओं पे तोड़ सकते हो। अब बात ये आती है कि सर हम क्यों तोड़ें जब नॉर्मल काम चल रहा है। तो बेटा कई बार क्या होता है कि कोई फलन यहां पर बीच में किसी बिंदु पर अपनी परिभाषा चेंज कर लेता है या असतत हो जाता है। ऐसे केस में हमें समाकलन को तोड़ना पड़ता है, निश्चित समाकलन को। तो ज्यादातर आप देखोगे कि ऐसे समाकलन जो पीसेज में डिफाइन है, मेरी बात को अच्छे से सुनना, जो पीसेज में डिफाइन है उन फलनों को समाकलित करने के लिए अपने को इसी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखो तो इसकी हम बात करें तो mod x - 1 की दो परिभाषाएं होती हैं, एक 1 से पहले और एक 1 से बाद। तो यहां पर अपने को इसको तोड़ना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन चलो अच्छा रहा कि यहां ध्यान आ गया, यहां x - 1 है और ये 1 से 3 है, तो इसको 0 से 3 कर लेते हैं, है ना, तो सही हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा क्वेश्चन। तो अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, x - 1 अपनी परिभाषा चेंज करता है 1 पर, और ये समाकलन है डायरेक्ट 0 से 3, तो अपने को इसको 1 पर तोड़ना पड़ेगा। तो आपने 1 पर तोड़ना पड़ेगा, मतलब यहां जैसे c जो था वो 1 पर अपन तोड़ेंगे इसको। तो ये प्रॉपर्टी की जरूरत कब पड़ती है, जब कोई फलन पीसेज में डिफाइंड है, तो उसको समाकलित करने के लिए हमें इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा एक बात और, ये प्रॉपर्टी तो अभी अपन इस पर क्वेश्चन करेंगे। मैंने अभी 8 ही क्वेश्चन लिखे हैं, अभी और भी क्वेश्चन लिखूंगा। मैंने बोला ये अच्छी प्रॉपर्टी है तो इस पर प्रैक्टिस की तो जरूरत अपने को पड़ेगी। यहां पर मैं एक जो बात आपको बोलना चाहता हूं बेटा, ये कि ये प्रॉपर्टी में बच्चे मिस्टेक, ये हटा दे रहा हूं, प्रूफ की जरूरत अब यहां हो गया है इसका ग्राफिकल प्रूफ। बच्चे इस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है, लगाते वक्त गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं आपको इसको दूसरे तरीके से एक बता देता हूं, तो इस प्रॉपर्टी में अप्लाई करने में कभी गड़बड़ी नहीं होगी। आप इसको ऐसे समझो, अच्छे से सुनना बेटा, आप इसको ऐसे समझो कि fx मतलब एक ट्रेन है या एक बस है, और ये जो बस जो है वो एक स्टेशन से स्टार्ट हुई, ए स्टेशन से, मतलब शुरुआत जो है उसका ओरिजिन जो है जहां से बस चालू हुई है वो है ए स्टेशन, और इसको जाना है बी स्टेशन तक, इसको बी स्टेशन तक जाना है। आप इसको ऐसे समझ लो, सपोज करो आप पटना से स्टार्ट हुए और आपको कोटा आना है, तो यहां पर ए जो है वो पटना है और बी जो है वो कोटा है। अब आप समझो आपको पटना से कोटा तक आना है बेटा, तो जरूरी नहीं है कि आप पटना से कोटा डायरेक्ट आओ, आप घूम घाम के भी आ सकते हो, वाया आ सकते हो। एक चीज होती होगी, आपने अक्सर बसों वगैरह पर देखा होगा कि आप भाई पटना से कोटा तो जा रहे हो लेकिन वाया दिल्ली जा रहे हो, वाया उत्तर बनारस जा रहे हो। वाया मतलब वो बीच का स्टेशन जहां से होते हुए जा रहे हो आप। तो यहां पर लिखा है कि भाई पटना से कोटा आना है, पटना से कोटा आना है, तो पटना से कोटा डायरेक्ट भी आया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप बीच में दिल्ली हॉल्ट करके दिल्ली रुक के आ जाओ। तो आप कैसे करोगे,
पटना से पहले कहां गए, ये बीच का स्टेशन दिल्ली, तो पटना से पहले आप दिल्ली गए और अगले दिन आपकी बस या ट्रेन जो भी कुछ है, या जब रुक के चलेगी तो दिल्ली से ही ना, तो आप पटना से पहले दिल्ली हॉल्ट करा और फिर अगले दिन दिल्ली से ही स्टार्ट करके वापस कोटा आ गए। अच्छा, अभी यहां कितनी बार स्टॉप लिया है अपन ने, एक बार। आप चाहो तो 10 स्टॉप ले सकते हो, पटना से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से मथुरा, मथुरा से ग्वालियर, ग्वालियर से कोटा, आप कई स्टॉप ले सकते हो। तो इस तरह से ये जो, इसको हम बोल सकते हैं, अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं, ऐसा कुछ बुक्स में तो होता नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं वाया प्रॉपर्टी। वाया मतलब घूमते हुए आ रहे हो, बोलते ना पटना टू कोटा वाया दिल्ली, हम दिल्ली होते हुए जाएंगे, तो इसको आप अपने दूसरे शब्दों में नाम क्या दे सकते हो, वाया प्रॉपर्टी। और ये वाया मतलब बीच के जो स्टेशन है वो 1 2 3 4 जितने आपको चाहिए उतने ले सकते हो। अरे भाई, वाया तो आप कहीं से भी आ सकते हो ना। अरे भाई, कोई किसी की इच्छा हो, वो पटना से कोटा आना चाह रहा है, लेकिन वो पटना से पहले गोवा गया और फिर गोवा से कोटा आया, तो आप वाया तो कहीं भी जा सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपका शुरुआत वाला स्टेशन और एंड वाला स्टेशन सेम होना चाहिए। डन हो गया बेटा। तो इसको हम बोल सकते हैं दूसरे नाम में वाया प्रॉपर्टी, या बोले तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं लिमिट को, वो प्रॉपर्टी इसको बोलेंगे। अब यहां पर अपना प्रॉपर्टी 2 भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे अगर कहीं लगेगा, और इसका यूज तो करने ही करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर क्वेश्चन में। क्वेश्चन से अपन लोग ज्यादा सीखेंगे। देखो मैंने क्या बोला था, ये पीस वाइज फंक्शन में इस्तेमाल होता है। ये वाली परिभाषा, फलन जो एफ एक्स दे रखा है, इस परिभाषा का इस्तेमाल करना है जब mod x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, मतलब जब x का मान -2 से 2 तक है, तब तो इस्तेमाल करो इस वाली परिभाषा का। और -2 से 2 के अलावा अगर x का मान है तो फिर आप इसको इस्तेमाल करो। अच्छा, इन्होंने समाकलन कहां से पूछा, -2 से 2 में नहीं पूछा, -2 से 3 में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो समाकलन पूछा है ना, इसको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। देखो इधर कैसे बांटेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 चालू कर रहा हूं और इधर से ही चालू कर देता हूं बेटा, है ना। चलिए, ये प्रॉपर्टी 3 अपनी यहां पर हो चुकी है। तो अपन लोग कैसे करेंगे, जो समाकलन लिखा हुआ है उसको 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। -2 से 2, -2 से 2 में ही क्यों तोड़ा, क्योंकि -2 से 2 में इसकी परिभाषा एक ही है, इसकी परिभाषा इसके बाद चेंज हो रही है, और ये -2 से 3 था, इसलिए मैं 2 पे ही तोड़ा। तो -2 से 2 यहां आ गया एफ एक्स डी एक्स, और अगला है फिर अपना, जाना कहां तक है, 2 से 3 तक ही तो जाना था, तो 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स। अब -2 से 2 में जब x का मान -2 से 2 है, mod x इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब कि x का मान -2 से 2 तक है, तब इसका इस्तेमाल करना है। इसको लिख लेता हूं मैं। इस परिभाषा का नाम क्या है, इसका नाम है -2 से 2, और वो क्या है परिभाषा बच्चों, e की पावर cos x sin x dx प्लस, अब 2 के बाद, मतलब -2 से 2 के अलावा हमें fx की जगह 2 यूज करना है, तो हम यहां इस अंतराल में, ये 2 से 3 का अंतराल है, इसमें हम 2 यूज करेंगे। समझ आया बच्चों, हमें तोड़ना क्यों पड़ा, ये समझ में आया भाई। अलग अलग अंतराल में अलग अलग परिभाषा है, तो जिस अंतराल की परिभाषा है वही तो लिखनी पड़ेगी हमें, तो उस अंतराल के हिसाब से हमें तोड़ना पड़ेगा। चालू कर लेते हैं, आसान हो गया क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए हम cos x को रखेंगे t, लिख देता हूं, पुट cos x बराबर t, तो अपने पास sin x dx बराबर -dt आ जाएगा, क्योंकि cos x का अवकलन -sin x होता है। तो अब अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा अपना x की जगह, एक काम करेंगे, अगर आप ये प्रतिस्थापन करके लिमिट को भी प्रतिस्थापित करना चाहते हो तो अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि अपने को x की जगह -2 रखोगे तो cos -2 का मान मालूम नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसका पहले अनिश्चित समाकलन हल कर लेंगे, वापस ये पुट करके फिर लिमिट पुट करेंगे। समझ रहे हो क्या बच्चों, ठीक है। चलो चालू कर लेते हैं। तो ये अपना हो जाएगा cos x की जगह अपन ने t रखा है, तो ये हो जाएगा e की पावर t, और sin x dx हो जाएगा अपना -dt प्लस, इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2x, और लिमिट हो जाएगी 2 से 3। अभी इस पर लिमिट नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई, क्योंकि मैं t को वापस x के पदों में लाऊंगा, फिर लिमिट रखूंगा, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर t का समाकलन e की पावर t, और t की जगह पर वापस क्या रख देते हैं, t की जगह पर वापस रख देते हैं cos x, तो e की पावर cos x आ जाएगा। और लिमिट, अब भूल मत जाना, लिमिट कहां से कहां तक था, -2 से 2 प्लस, समझ रहे हो बच्चों, प्लस ये आ जाएगा 3 दूनी 6 -2 दूनी 4। अब आप एक काम करो, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट रख दो माइनस, तो ये आ जाएगा e की पावर cos 2
-2 रखोगे तो e की पावर cos -2, लेकिन cos माइनस थीटा वापस cos थीटा होता है तो ये cos 2 ही आ जाएगा। 6 में से 4 जाएगा 2, ये दोनों पद समान है, कट जाएंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा 2। समझ आया? आगे एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे, उससे इसका आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये एक विषम फलन है, विषम फलन जब -a में a में इंटीग्रेट करते हो तो 0 आता है, आगे आएगा, लेकिन अभी अपन क्यों परेशान है? अगर हर प्रॉपर्टी ही पहले पढ़ लें तो फिर तो सारा ही गड़बड़ हो जाए। पढ़ा दिया जितना जरूरत थी, एक लाइन ज्यादा जरूर लगा लेकिन आंसर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। 0 से पाए मॉड cos x dx। देखो, हम मॉड को तो इंटीग्रेट करते नहीं है, मॉड की परिभाषा को इंटीग्रेट करते हैं। मॉड भी पीस वाइज डिफाइंड है, तो हमें यह देखना है, अपना अंतराल है 0 से पाई। 0 से पाई माने पहला और दूसरा क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, दूसरे में नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब पहले से दूसरे में गए तो जहां पर आपने पहले से दूसरे में चेंज किया उस पर आपको परिभाषा चेंज करनी है। तो पहले से दूसरे में जाने पर π/2 बीच में आता है, तो आपको π/2 पर इस परिभाषा को चेंज करना है। तो हम 0 से पाई को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, एक 0 से π/2 पहला क्वाड्रेंट और फिर π/2 से पाई दूसरा क्वाड्रेंट। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूं, पहला क्वाड्रेंट होगा 0 से π/2 और दूसरा क्वाड्रेंट होगा π/2 से पाई। आगे बढ़ते हैं। 0 से पाई पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में cos पॉजिटिव होता है, तो इस मॉड की परिभाषा प्लस वाली लिखेंगे, तो ये हो जाएगा cos x dx। और π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट होता है, द्वितीय चतुर्थांश होता है, इसमें cos की परिभाषा नेगेटिव होती है, तो इसकी cos नेगेटिव होता है तो इसकी परिभाषा हम माइनस वाली लिखेंगे। डन हो गया बच्चों? सॉल्व कर लेते हैं। cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, लिमिट 0 से π/2, माइनस बाहर ले लिए, cos x का फिर से इंटीग्रेशन sin x, π/2 से पाई, लिमिट को रख देते हैं। sin π/2 का वैल्यू 1, sin 0 0, माइनस sin पाई का वैल्यू 0, sin π/2 1, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हो गया। दिख रहा है बच्चों? ब्रेक करा है बस अपन ने। क्यों करा? पीसेस में डिफाइंड है, अलग अलग अंतराल में अलग अलग परिभाषाएं हैं। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। 1 डन, 2 डन, थर्ड पर आ गए हैं। थर्ड क्वेश्चन में बेटा ये mod x -1 है, ये अपनी परिभाषा चेंज करता है 1 पर, मतलब ये 0 से 3 है, तो 0 से 3 को हमें तोड़ना पड़ेगा 1 पर। तो हम पहला अंतराल क्या बनाएंगे? 0 से 1, और दूसरा अंतराल क्या बनाएंगे? 1 से 3। ठीक है। अब ये वाली जो x -1 है, mod x -1, जब x का मान 1 से छोटा होता है तो ये ऋणात्मक परिभाषा देता है। तो अभी हम 0 से 1 मतलब हमारे x का मान 1 से छोटा है, तो इसकी माइनस वाली परिभाषा लिखेंगे, मतलब माइनस ऑफ x -1 dx। और जब आप x का मान 1 से बड़ा लोगे तो इसकी परिभाषा प्लस वाली होगी, ये लो। ये एक रैखिक पद है, और रैखिक पद है, अगर x होता तो इसका समाकलन x²/2 होता, रैखिक पद है तो इसका स्क्वायर/2 होगा, और x का गुणांक से भाग देना पड़ेगा, जो 1 है तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहां से इसका समाकलन आएगा x -1 का स्क्वायर/2, और लिमिट है इसका 0 से 1, प्लस इसका समाकलन आएगा x -1 का स्क्वायर/2, और ये लिमिट है 1 से 3। जब आप 1 रखोगे तो ये 0 माइनस लगा रहने देते हैं, 1 रखने पर 0 आएगा, और 0 रखने पर ये 1/2 आएगा, प्लस 3 रखने पर 4/2 दैट इज 2, 3 रखने पर 3 - 1, 2 का स्क्वायर 4/2 दैट इज 2, और 1 रखने पर ये 0 आएगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये प्लस हो जाएगा, 2 और हाफ ऐड हो जाएगा, 2 और आधा 2.5 मतलब 5/2 आंसर आ जाएगा। समझ आया? ये था क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 3 में एक तरीका और लगा सकते हैं। तो मैं अब प्रॉपर्टी को मिटा रहा हूं बेटा, उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर्टी 3 आप लोगों ने लिख रखी होगी नोट्स में, और उसको याद भी थोड़ा सा कर लिया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक मेथड और लगाता हूं, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मेथड और कराता हूं, जो ग्राफिकल मेथड आप इसको बोल सकते हो, सेकंड मेथड बोल देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए, सेकंड मेथड क्या है उसको भी कोशिश करते हैं करने की। ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। बेटा यहां पर इन्होंने बोल रखा है mod x -1। क्या हम mod x -1 का ग्राफ जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। mod x का ग्राफ होता है वी शेप, x में से एक घट गया है तो ये ग्राफ 1 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, एक इकाई आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला जो ग्राफ मैं बना रहा हूं ये mod x -1 का ग्राफ है। अब ये 1 वाला पॉइंट है 1,0, यहां पर 0 0 है। अब जो mod की जो परिभाषा होती है 1 के आगे
ये प्लस वाली परिभाषा होगी मतलब x माइनस 1 होगी, और ये वाली परिभाषा माइनस ऑफ x माइनस 1 होगी। 1 के आगे प्लस वाली मोड की परिभाषा, 1 के पीछे माइनस वाली परिभाषा, यही होगी। ये अपना x अक्ष है, ये अपना y अक्ष है। तो पहला हम काम करेंगे कि इसका y अक्ष से प्रतिच्छेद निकालेंगे। y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है, तो x निर्देशांक तो हमारा 0 है, और जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह 0 रखने के बाद y का मान 1 आएगा। इसका मतलब ये वाले पॉइंट के निर्देशांक 0,1 है। ये हमारे पास मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ तैयार है। ये 0 है, ये 1 है, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको, और यहां पर कहीं पर जाके होगा 3, इसको भी बढ़ा लेते हैं थोड़ा, यहां पर जाके कहीं होगा 3। अच्छा, मैं ये 3 के पीछे क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमें समाकलन करना है 0 से 3 में, मतलब 0 से 3 में इस वक्र ने x अक्ष से जो क्षेत्रफल घेरा है उसका बीजीय योग बताने के मूड में हूं मैं। तो अब मैं क्या करूंगा, देख लूंगा 0 से 3 में x अक्ष से जो इसने क्षेत्रफल घेरा है 0 से 3 में, एक तो ये वाला घेरा है 0 से 1 में, और 1 से 3 में यही वाला घेरा है। तो आप जरा चेक करो, इसकी परिभाषा 1 पर चेंज हुई थी, इसलिए हमने 1 पर इसको चेंज किया था। 0 से 1 में कुछ अलग निकाला था और 1 से 3 में कुछ अलग निकाला था, वही यहां लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहां पर जरा आप और देखते जाओ, ये वाली ऊंचाई कितनी है, 1 दिख रहा है ना, और ये वाली दूरी कितनी है, 1। अगर आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करो तो ये 1 है और ये 1 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 1 गुणा 1 से इसका क्षेत्रफल 1/2 आएगा। ये बेटा 1 है और ये 3 है, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 2 है, क्योंकि ये पूरा 3 डिस्टेंस है और ये 1 डिस्टेंस है, तो ये 2 डिस्टेंस है। बेटा ये x का मान 3 है, जब आप x की जगह पर यहां 3 रख दोगे तो 3 में से 1 घटने पर 2 आएगा, इसका मतलब y का मान 2 है, इसका मतलब ये ऊंचाई 2 है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। ये दूरी 2 है, ये दूरी 2 है। इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है, आधार और लंब 2 और 2 है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाएंगे तो इस वाले का क्षेत्रफल 1/2, 2 गुणा 2 मतलब ये क्षेत्रफल 2 आएगा। और निश्चित समाकलन का मतलब होता है दोनों क्षेत्रफलों का बीजीय योग। दोनों क्षेत्रफल x अक्ष के ऊपर है, तो इन दोनों क्षेत्रफलों का योग 2 + 1/2, और अपना आंसर 5/2 आना चाहिए। चेक करो, 5/2 ही आंसर था। समझ आए? आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको यहां ग्राफिकल तरीके से करने की बात इसलिए सोची कि नंबर 1 इसका ग्राफ मेरे को आसानी से आता था, पहली बात। और दूसरा बात, मेरे को यह पता था क्योंकि ये रेखाएं बनेंगी तो इनसे जो त्रिभुज बने, इनसे त्रिभुज ही बनेगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अपने को आता है, इसलिए मैं इस मेथड को यहां लगा दिया। हर क्वेश्चन में आप ये मेथड नहीं लगा सकते। मान लो इन रेखाओं की जगह वक्र होते तो वक्र का क्षेत्रफल अभी तो अपने को आता ही नहीं ना, वक्र का क्षेत्रफल ही समाकलन से निकलता है। आगे पढ़ेंगे वो सब बातें। अभी अपन तीसरे के बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन भी देखते हैं एक बार, पहले इसको मिटाता हूं, नोट करते जाना है ना, बार बार वीडियो को स्टॉप करो, नोट करो, देन आगे बढ़ो। एक बात और, आपको लिखने का भी एक तरीका बताऊं। लिखने का तरीका ये होता है, जैसे आपको मैं समझा रहा हूं तो जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तब आप उसको नोट करो। एक बात और बेटा, नोट करते वक्त आप केवल और केवल बोर्ड को मत कॉपी करो, मतलब स्क्रीन को मत कॉपी करो। आपको जो समझ में आया है उसको लिखो। भले ही आपको लिखने में थोड़ा सा हो सकता है मैं जो बोल रहा हूं उससे ज्यादा टाइम लगे, खुद से लिखो। समझ लिया ना एक बार बोर्ड पर, हो सकता है इसको आपको लिखने में ज्यादा टाइम लगे, या हो सकता है कहीं गड़बड़ी भी कर जाओ, तो गड़बड़ी करते वक्त वापस देख लो। लेकिन अगर आप इस तरह से अपने नोट्स बनाओगे तो आपको उनको दोबारा से पढ़ने की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि वो आपने अपनी मेहनत से बनाए हुए। मैं चौथे क्वेश्चन पर आता हूं। चौथे क्वेश्चन में ये मॉड लगा हुआ है। मॉड को तो हम इंटीग्रेट करते नहीं, इसकी परिभाषाओं को इंटीग्रेट करते हैं। तो हम पहला काम ये करेंगे कि इस मॉड की परिभाषाएं देखेंगे, कहां परिवर्तित हो रही हैं और कैसी परिभाषाएं हैं। तो हम पहले एक काम करते हैं, मॉड की 2 परिभाषाएं होती हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, और वो डिपेंड करता है कि ये राशि जब पॉजिटिव होगी तो प्लस परिभाषा होगी, और जब ये राशि नेगेटिव होगी तब माइनस वाली परिभाषा होगी। तो पहले मैं इस द्विघात को गुणनखंड करके देख लेता हूं कि ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो x² + 2x - 3, अगर मैं इसके गुणनखंड करूं तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x + 3 और x - 1। चेक करो जरा, 3 एकम 3, माइनस का 3 आएगा, और 3x में से -x जाएगा 2x, यही गुणनखंड होंगे इसके। अगर मैं इसको वेवी कर्व लगाऊं इस वाली चीज पर, ये इसी के गुणनखंड है, तो यहां -3 को प्लॉट करूंगा, यहां 1 को प्लॉट करूंगा, और वेवी कर्व मेथड लगाने की वजह से ये प्लस माइनस प्लस आएगा। इसका मतलब ये जो द्विघात देख रहे हो इस अंतराल में धनात्मक है, इस अंतराल में ऋणात्मक है,
और इस अंतराल में धनात्मक है। इसका मतलब अगर मैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के मॉड को खोलूं तो इसकी परिभाषा प्लस वाली आएगी। देखिएगा बेटा, इसकी परिभाषा प्लस वाली भी आएगी और इसकी परिभाषा माइनस वाली भी आएगी। लेकिन इसकी ये परिभाषा प्लस वाली कब आएगी? जब ये अंदर वाली राशि पॉजिटिव है और पॉजिटिव इन अंतरालों में है, तो ये आएगी x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 3 माइनस 3 यूनियन 1 से इंफिनिटी में ये पॉजिटिव आएगी और माइनस 3 से 1 के अंदर ये नेगेटिव परिभाषा आएगी, इसलिए माइनस इसकी परिभाषा लिख रखी है बेटा। देखो ये जो अभी करा हुआ है इसका इंटीग्रल का कोई लेना देना नहीं, ये सब अपना डिफरेंशियल कैलकुलस का बात है। ये चीजें आपको फंक्शन चैप्टर में क्लियर हो जानी चाहिए थी। अभी मैंने केवल इसकी परिभाषाएं लिखी हैं। अब देखते हैं अंतराल कहां से कहां तक है। 0 से 2। देखो 0 से 2 अगर आप इस संख्या रेखा को देखो तो 0 यहां कहीं पर है और 2 यहां कहीं पर है। 1 से पहले 0 होगा और 1 के बाद 2 होगा। तो 0 से 2 में एक बार इसकी परिभाषा माइनस है और एक बार प्लस है, तो अपने को ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और कहां तोड़ना पड़ेगा? 1 पर। तो अपन क्या करेंगे, इस समाकलन को 0 से 2 ना करते हुए तोड़ेंगे। एक 0 से 1 पर ही तो चेंज हो रही है। 0 से 1 और 1 से 2। तो अब मैं समाकलन चालू करता हूं। पहला परिभाषा 0 से 1। अच्छा 0 से 1 मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूं। यहां कहीं होगा 0 और यहां कहीं होगा 2। तो 0 से 1 और 1 से 2 है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मिटा देता हूं नहीं तो खिचपिच भी लगेगी आपको। चलिए 0 से 1 में इसकी परिभाषा माइनस वाली लेना है, तो मतलब मैं माइनस और वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। और अगला अंतराल होएगा अपना 1 से 2, 1 से 2 में प्लस वाली परिभाषा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा। अब तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, फिर भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसमें रख देते हैं। कैलकुलेशन रह गया है। इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाई 3, ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा और ये 3x। लिमिट है 0 से 1। यहां भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। एक्स क्यूब बाई 3, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 3x। लिमिट है 1 से 2। अपर लिमिट रख देते हैं माइनस 1 रखोगे 1/3, ये 1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। 0 रखने से तीनों पद 0 हो जाएंगे, नहीं लिख रहा हूं। प्लस 2 रखूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8/3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ये अपना रखने से आया 2, 1 रखने से आएगा 1/3 प्लस 1 -3। हल करना रह गया इसको हल कर लेते हैं। देखो ये अपना एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, ले लेंगे। माइनस ये आ जाएगा 1/3 -2, 3 में से 1 गया -2, प्लस 8/3 -2, 4 में से 6 गया -2, माइनस अलग अलग कर लेते हैं। माइनस ये हो जाएगा 1/3 और 3 में से 1 गया -2। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है। तो 1 2 कट जाएगा, 2 बचेगा। तो 2 तो बच गया इधर से। ये माइनस का 1/3, प्लस का 8/3 और ये माइनस का 1/3 है, तो इसको -1/3 2/3 कर देते हैं। ये 2 माइनस प्लस ले लेते हैं, इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। 8 में से 2 6/3, ये 2 आ जाएगा प्लस का। तो ये 4 आंसर आना चाहिए इसका, है ना। थोड़ी कैलकुलेशन में इधर लगा है, बाकी मेन काम जो था इस प्रॉपर्टी का वो स्प्लिट करना था। स्प्लिट करना आ गया है, समझ आया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 इतने समय हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। 5 क्वेश्चन है 1/e से e mod ln x dx। बेटा जब आपको तकलीफ होती है कि कब डेफिनेशन चेंज होगी कब नहीं होगी, तो एक तरीका और होता है। जहां mod 0 होता है वहां परिभाषा चेंज होती है। mod 0 कहां होता है? ये वाला 1 पर। तो आप देखो 1 पर चेंज करी थी परिभाषा। ये वाला mod 2 जगह 0 होता है और 0 होता है -3 और 1 पर। तो -3 तो इन बाउंड्री में था ही नहीं, इसलिए मैंने 1 पर चेंज करी थी। दूसरा तरीका बता रहा हूं सोचने का। इसी तरह से अगर आप ln x की बात करो तो ln x 0 होता है 1 पर। ln x 0 कब होता है? 1 पर। ln 1 0 होता है ना। तो जब ये 0 होता है तब परिभाषा चेंज होगी। ये 0 होता है 1 पर, तो 1 पर परिभाषा चेंज होगी। ये है 1/e और है e। जब आप 1 से छोटा डालोगे तो 1 से छोटा डालने पर लॉग नेगेटिव आएगा और 1 से बड़ा डालने पर लॉग पॉजिटिव आएगा।
क्योंकि 1 पर 0 है लॉग, 1 से छोटे पर नेगेटिव है और 1 से आगे पॉजिटिव है, तो हम यहां इसको इस बाउंड्री को 1 पर स्प्लिट कर लेंगे, दो परिभाषाएं बनाएंगे। पहली परिभाषा बनाएंगे 1/e से 1 में, वो भी माइनस वाली, और फिर परिभाषा बनाएंगे 1 से e में, वो भी प्लस वाली, क्योंकि प्लस है 1 से e में। ln x का इंटीग्रेशन आपको मैं बता चुका हूं, x ln x माइनस एक्स, इंटीग्रेशन है 1/e से 1, और फिर से ln x का इंटीग्रेशन x ln x माइनस एक्स, लिमिट है 1 से e। लिमिट को रख देते हैं, थोड़ा सा लिमिट को सॉल्व करने में ये अजीब से हो जाते हैं, यहां भी जैसे हो गया था थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, हल करना अपना काम है। 1 रखने पर ये 0, ln 1 0, ये 1 माइनस 1/e रखने पर ये 1/e, ln 1/e होता है बेटा -1, ln 1/e क्या होता है -1, तो ये 1/e और ये -1, तो ये माइनस का 1/e, और ये भी माइनस का 1/e, क्योंकि 1/e रखा है ना आपने बेटा x की जगह पर। यहां रख देते हैं बेटा, यहां e रखोगे तो e ln e होता है 1, तो e माइनस e 0 होने वाला है, ये तो 1 रखने पर ln 1 0 और ये -1, दैट्स इट। छठवां क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा गया है। इनमें से पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उनमें से जेई मेन में कुछ पूछे गए हैं, लेकिन ये छठवा जो क्वेश्चन है वहां पर लिखा हुआ है ये 6th, ये जेई एडवांस में पूछा गया है। मैं किसी क्वेश्चन के लिए ये तभी बोलता हूं जब मेरे को लगता है कि क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ना। आप देखिएगा, आप इसको कहीं सॉल्यूशन वगैरह अगर हो इसका देखिएगा, बड़ा लेंदी सा करा रहता है, अपन लोग इसको बड़ा स्मार्टली निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं। -1 से 3/2 mod ऑफ x sin πx dx, ये क्वेश्चन है भैया। इसमें से बहुत अच्छा कुछ यूज करने वाला हूं, ध्यान रखना और अच्छे से सुनना। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले बताई थी, एक ट्रिक जैसा, कि आप fx के x में किसी से गुणा भाग करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेरे को ये πx डिस्टर्ब कर रहा है, मैं यहां x में जितना भी fx का x है, ये पूरा fx है, इसके x में मैं पाई से भाग देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को ये पाई नहीं चाहिए, मैं दे सकता हूं। मैं अगर fx के x में पाई से भाग देता हूं बेटा, जहां जहां x है वहां वहां मैंने पाई से भाग दिया, ये दिया, तो मैंने क्या बोला था, बाहर भी पाई से भाग देना पड़ेगा और लिमिट में पाई से गुणा करना पड़ेगा, तो मेरी लिमिट 3π/2 हो जाएगी। पाई से गुणा कर दिया बेटा, मैंने fx के x में पाई से भाग दिया और मैंने लिमिट में पाई से गुणा किया। अब इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, dx जैसा का तैसा है, ये हो जाएगा 1/π, ये बाहर आएगा तो 1/π², ये पाई तो कट ही गया, ये अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा -π से 3π/2, और ये हो जाएगा mod ऑफ x sin x dx। आप खुद देखो बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा अजीब सा था, और ये लिमिट भी इस तरह के थे, अब आपने इसको एंगल में लिमिट बना लिए और ये x sin x बन गया, इसमें थोड़ा सा आप बातचीत करने लायक बन गए। अब बात करते हैं, अभी तक तो क्या था कि आपने एक सिंगल फंक्शन थे तो आपने उनको पीसवाइज या उनको अलग अलग परिभाषाएं बना ली थी, लेकिन यहां x और sin x का गुणा है, तो अपने को स्मार्टली काम करना पड़ेगा। एक काम करो, x को थोड़ा बाजू रखते हैं, ये कौन है, साइन है ये, तो एक बार अगर हम देखें तो साइन का ग्राफ ये होता है, साइन का ग्राफ ये होता है -π से 3π/2 में, -π ये है, ये 0 होता है, ये पाई होता है, और यहां 3π/2 होता है। ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, ये साइन ही है। साइन इस वाले अंतराल में ऋणात्मक है, यहां धनात्मक है, यहां ऋणात्मक है, सही है ना बेटा। तो हम पहला अंतराल बनाएंगे -π से 0, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, यहां बाहर लिखा हुआ है 1/π², जैसा का तैसा मैंने पहला अंतराल बनाया, बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, -π से 0। अगला अंतराल में बनाऊंगा बेटा 0 से पाई, और अंतिम अंतराल में बनाऊंगा पाई से 3π/2। गौर से देखना बेटा, -π से 0 में ये वाला साइन ऋणात्मक है, और x के ये मान x के ही तो हैं, -π से 0, तो x का जो मान है वो -π से 0 है, तो x का मान भी ऋणात्मक है, मतलब x भी ऋणात्मक है और साइन भी ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक इंटू ऋणात्मक अंदर धनात्मक राशि है, और मोड के अंदर अगर धनात्मक राशि है तो इसकी पॉजिटिव वाली परिभाषा आएगी, मतलब x sin x dx आएगा। ये लो,
अब आते हैं हम 0 से पाई में, तो 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव है और 0 से पाई एक्स भी पॉजिटिव है, क्योंकि 0 से पाई एक्स के मान है तो 0 से बड़े हैं। तो यहां एक्स भी पॉजिटिव है और साइन भी 0 से पाई में पॉजिटिव है, तो इसकी प्लस वाली परिभाषा आएगी, और प्लस वाली परिभाषा आएगी एक्स साइन एक्स डीएक्स। और अंतिम अंतराल है पाई से 3π/2। एक्स के ये मान पाई से 3π/2 मतलब पॉजिटिव है, जबकि साइन का ग्राफ नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, मतलब इसकी परिभाषा माइनस वाली आएगी। ये लो, अब ये दोनों के दोनों समाकलन सेम है, तो आप चाहो तो ये देखो -π से 0 और ये 0 से पाई, मतलब पटना से दिल्ली और दिल्ली से कोटा, तो आप इसको डायरेक्ट पटना से दिल्ली लिख सकते हो। तो मैं अगले स्टेप में क्या करने वाला हूं, 1/π² -π से पाई, एक साथ लिख दिया इसको, -π से पाई, और ये दोनों परिभाषाएं सेम है, x साइन x dx, और ये वाला माइनस में बाहर ले आता हूं माइनस, और ये हो जाएगा पाई से 3π/2 और ये आ जाएगा x साइन x dx। बच्चों इसको इंटीग्रेट करते हैं, और यहां मैं इंटीग्रेशन करूंगा उत्तरोत्तर खंडशः समाकलन से, सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, SIBP से, क्योंकि x का अवकलन थोड़ी देर बाद खत्म होगा और साइन x के आपको कितने भी समाकलन आते हैं। तो अपन लोग स्टार्ट करेंगे 1/π², फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का समाकलन साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, बीच में माइनस चिन्ह आता था, पहले वाले का अवकलन, दूसरे वाले का समाकलन माइनस साइन एक्स, और ये बंद करो, और लिमिट अपनी है यहां, ये एक ब्रैकेट बना रहने देते हैं बड़ा वाला, लिमिट है -π से पाई। डन। इसी तरह से यहां करेंगे तो यहां भी समाकलन सेम आने वाला है, क्योंकि चीजें तो वही हैं, बस लिमिट अलग है। तो मैं ये एज इट इज लिख लेता हूं, ये हो जाएगा x, ये माइनस कॉस एक्स, और उसके बाद -1, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और लिमिट लेकिन इसकी अलग होगी, वो होगी पाई से 3π/2, और इसको ब्रैकेट को मैं बंद करूंगा, ये ब्रैकेट यहां से क्लोज किया। एक काम करते हैं, थोड़ा ये माइनस माइनस का चक्कर पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर लिमिट रखेंगे, नहीं तो बहुत खिचपिच हो जाएगी। तो यहां से हो जाएगा 1/π², बड़ा ब्रैकेट, ये हो जाएगा -x cos x प्लस साइन x, ये चीज हो गई, और लिमिट है अपनी बेटा -π से पाई, और यहां पर माइनस का चिन्ह, इसी तरह से ये हो जाएगा -x cos x प्लस साइन x, लिमिट हो गई अपनी पाई से 3π/2, और इस ब्रैकेट को करो क्लोज। जब आप पाई रखोगे, अब लिमिट रखने की बारी आ गई है बच्चों, 1/π², लिमिट रखने की बारी आ गई है, पाई रखोगे तो ये आ जाएगा, अच्छे से रखते हैं इसको, -π, cos पाई का वैल्यू होता है -1, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहां पाई रखने से 0, तो ये अपर लिमिट रखने से पाई मिला, लोअर लिमिट रखेंगे -π, तो ये माइनस रखने से प्लस का पाई होगा, समझ रहे हो, और cos पाई का वैल्यू ऑलरेडी होता है -1, तो ये -π मिलेगा, और यहां 0 मिलेगा, तो वो नहीं लिख रहा हूं मैं, ये मैंने पहले वाले में लिमिट रख दी है माइनस, दूसरे वाले में लिमिट रखते हैं 3π/2 cos 3π/2 का मान 0 होता है, तो पहला पद 0 मिलेगा, साइन 3π/2 -1 होता है, माइनस पाई रखने से पाई यहां -π होगा, cos पाई -1 होगा, तो यहां प्लस का पाई आएगा, और साइन पाई 0 होगा, ये लिमिट रख दी बच्चों मैंने। जरा चेक करो, ये पाई है, ये प्लस का पाई है, और ये भी प्लस का पाई है, तो पाई पाई पाई, ये अपना 3π आ जाएगा, और यहां पर अगर देखें तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, और यही अपना आंसर बोला जाएगा। समझे बच्चों? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7, 8 और 9 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। 7, 8, 9 अगर आप देखें तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन लिए हैं आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इसको भी अपन लोग कर लेते हैं। आप जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लो। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 7 को पकड़ लेता हूं। 7 नंबर मिटा देते हैं इसको पहले। आसान है, 7, 8, 9 जल्दी से होने वाले हैं ये। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा स्टार बना देता हूं। ये सारे के सारे GIF है, ये सारे के सारे GIF हैं, ये GIF है ना, ये GIF है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। पहले ले लेते हैं हम 7वां नंबर क्वेश्चन। लिखूंगा दोबारा से,
0 से पाई बाई 4 बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ टेन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ सेक एक्स, और बॉक्स को बंद करा जाएगा 1 2 3 और 4 dx। बच्चों सबसे पहले हमें बॉक्स की एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, मैं यहां समझा देता हूं आपको कि बॉक्स के अंदर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर इंटीजर जुड़ा हुआ है तो वो इंटीजर डायरेक्ट बाहर आ जाता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर इंटीजर जुड़ा हुआ है तो वो जुड़ा हुआ इंटीजर बॉक्स के बाहर आ जाता है। अगर मैं इसी चीज को इस तरह से देखूं कि बॉक्स ऑफ एक्स, बच्चों गौर से देखना, थोड़ा समझाने के मोड में हूं। अगर हम देखें तो ये बॉक्स लिखा हुआ है और बॉक्स खुद एक इंटीजर होता है, तो अगर हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करें तो बॉक्स एक खुद इंटीजर है, तो ये इंटीजर होने की वजह से इस बॉक्स से बाहर आ जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ एक्स जैसा का तैसा, और ये वाला बॉक्स बाहर आ गया तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और आई थिंक दिस इज 2 बॉक्स एक्स। क्लियर है? अगर इसी तरह से यहां एक और बॉक्स ऐड होता तो हम बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स लिखते और 3 बॉक्स एक्स हो जाता। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी है, आपको थोड़ा सा दिमाग में रट के रखना चाहिए, इस चीज को फंक्शन में बताया गया होगा। अच्छा बच्चों इधर आओ, ये एक बॉक्स है, बॉक्स मतलब इंटीजर है तो ये बॉक्स के बाहर आएगा। ये भी एक बॉक्स है, ये भी एक इंटीजर है, बॉक्स के बाहर आएगा, और ये भी एक बॉक्स है तो ये भी इस बॉक्स के बाहर आएगा। इसका मतलब मेरा ये क्वेश्चन मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 से पाई बाई 4 बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ टेन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ सेक एक्स dx। डन बच्चों? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अपना जो x का मान है वो 0 से पाई बाई 4 है। अगर 0 से पाई बाई 4 में हम इस साइन की बात करें तो ये वाला साइन 0 पर 0 और पाई बाई 4 पर 1/√2 देता है, मतलब इस अंतराल में अंदर वाले फलन की रेंज 0 से 1/√2 है। वहीं मैं कॉस की बात करूं तो कॉस 0 1 देता है और कॉस पाई बाई 4 1/√2 देता है, तो इसकी रेंज 1/√2 से 1 है, डिक्रीजिंग है ना, 1/√2 से 1। टेन की बात करूं तो टेन 0 से पाई बाई 4 में टेन 0 होता है और टेन पाई बाई 4 1 होता है, तो 10x का रेंज 0 से 1 है। वहीं मैं सेक की बात करूं तो सेक 0 का वैल्यू 1 होता है और सेक पाई बाई 4 का वैल्यू √2 होता है, तो इसकी रेंज 1 से √2 है। बच्चों ये जो इंटरवल आपको गिवन था, इस इंटरवल में मैंने अंदर वाले फंक्शन की रेंज देखी और देखने के बाद ये पता चला कि 0 से 1/√2 मतलब ये राशि पूरी तरह से 0 से 1 के बीच में है, इसका बॉक्स 0 आ जाएगा। 0 से 1 तक की राशियों का बॉक्स 0 आ जाता है, तो यहां से ये 0 से पाई बाई 4 पहली वाली राशि का बॉक्स 0, ये राशि भी 0 से 1 के बीच में है, इसका बॉक्स भी 0, ये राशि भी 0 से 1 के अंदर है, इसका बॉक्स भी 0, ये राशि 1 से √2 मतलब 1 से 2 के अंदर है, इसका बॉक्स 1 आएगा। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से पाई बाई 4, आपका आंसर आ गया पाई बाई 4, खत्म कहानी, क्वेश्चन ओवर। बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। हाँ एक क्वेश्चन तो अपने को अभी इन्विटेशन दे रहा है कि लो मुझे कर लो, और वो क्वेश्चन नंबर है 8। 6 हो चुका है, 7 हो चुका है, 8वें पर आ गए हैं। 8वां क्वेश्चन तो चीख चीख के बोल रहा है कर डालो मेरे को। बेटा ये सारे के सारे इंटीजर हैं, बॉक्स इंटीजर बॉक्स इंटीजर बॉक्स इंटीजर, तो ये सारे के सारे बॉक्स से बाहर आते चले जाएंगे और हम इस वाले पद को, ये लिखा हुआ है इधर में, मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं, 4 बार है, 1 2 3 4, तो ये बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स, और ये कुल मिला के 4 बॉक्स एक्स हो जाएगा। 4 को बाहर लिख देता हूं, 0 से 3 बॉक्स एक्स dx। उम्मीद है कि समझ आ गया है। अब ये बॉक्स है बेटा, बॉक्स 0 से 3 में इसकी एक ही परिभाषा नहीं होती, ये हर पूर्णांक पर अपनी परिभाषा को चेंज करता है। अच्छे से देखना बेटा, पहला अंतराल में बनाऊंगा 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 का बॉक्स आता है बच्चों 0। अगला अंतराल बनाऊंगा 1 से 2, 1 से 2 का बॉक्स आता है 1, और अगला अंतराल बनाऊंगा 2 से 3, 3 तक ही जाना है, 2 से 3 का बॉक्स आता है 2। मतलब हमें तो इसकी परिभाषा लिखनी थी, तो इसकी परिभाषा तो हर पूर्णांक पर चेंज होती है, वही मैंने चेंज कर करके लिख दी। ये 0 बाहर है 4, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, लिमिट है 1 से 2, 2 का 2x, लिमिट है 2 से 3।
ये आ जाएगा 4 टाइम्स 2 में से 1 1 और यहां 3 रखने पर 3 दूनी 6 में से 4 ये 2, तो ये 2 और 1 3 4 3 12, आंसर आ रहा है 12। खत्म हो गया। मैंने कहा था ना क्वेश्चन पुकार रहा है, बोलो जल्दी से मेरे को कर लो, हो ही गया क्वेश्चन। और अब हम आ जाते हैं 9th, और इसके 9th क्वेश्चन पर अभी और भी करेंगे बच्चों। मेरे को ये प्रॉपर्टी आपको बहुत तगड़े से दिमाग में सेट करवानी है, तो मैं इसको एक 9 क्वेश्चन के बाद अभी कुछ और क्वेश्चन और लूंगा, और भी अच्छे प्यारे क्वेश्चन लूंगा। एक तरीका भी चेंज होता है इसमें करने का, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा लगाते हैं अपन, तो वो आगे अभी करेंगे अपन। पहले तो इस 9वें क्वेश्चन को हम फोड़ देते हैं। पहले 9वां क्वेश्चन इतने से में हो जाना चाहिए 1 से 3 dx अपॉन, बच्चों थोड़ा स्मार्टनेस होना चाहिए। दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, दिस इज -2ab, कुछ दिखा? दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपने को ये हमेशा साथ रखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहां मैं लिख लेता हूं x माइनस बॉक्स x का होल स्क्वायर, और लास्ट में ये 1 बचा रह जाएगा, तो ये प्लस का 1। समझ में आया बेटा? अब ये है बॉक्स, और बॉक्स हर एक पूर्णांक के बाद अपनी परिभाषा चेंज करता है। तो मेरे को यहां एक पूर्णांक इनके बीच में आया है 1 से 3 के बीच में, वो है 2। तो हमें 2 पर इसकी परिभाषा को चेंज करना पड़ेगा। हम एक अंतराल बनाएंगे 1 से 2, और एक अंतराल हम बनाएंगे 2 से 3, क्योंकि 3 तक ही जाना है, तो वो है dx अपॉन। अब देख लेते हैं कि क्या मान आएगा। 1 से 2 का बॉक्स, 1 से 2 का बॉक्स, 1 से 2 का बॉक्स आता है 1, तो यहां आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, और इस 1 को लिख देते हैं 1 स्क्वायर। और 2 से 3 का बॉक्स आएगा 2, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये सूत्र बन गया tan इनवर्स वाला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला बना tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1, जो मैं लिख नहीं रहा, लिमिट 1 से 2, और यहां बनेगा tan इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 1, जो भी मैं लिख नहीं रहा। दिस इज 2 से 3, 2 डालोगे तो यहां 2 डालने से tan इनवर्स 1 आएगा, 1 डालने से tan इनवर्स 0 आएगा। समझ में आया बच्चों? थोड़ा लिख दिया है मैंने। 3 डालने से tan इनवर्स 1 आएगा, और 2 डालने से tan इनवर्स 0 आएगा। दोनों को सॉल्व कर लो, tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 1 π/4 इंटू प्लस π/4, आंसर π/2 आ जाना चाहिए। क्या बोलते हो बेटा? समझ आए? तो ये थे 9 क्वेश्चन, आप इनको कॉपी करो, मैं कुछ और क्वेश्चन भी लिखता हूं जब तक। तो बच्चों प्रॉपर्टी 3 पर मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख लिया हूं, इनको गौर कर लेते हैं। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे बॉक्सेस हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये सारा, है ना? तो ये पूरा जो है ना, यहाँ अपन लोग एक चाहें तो ऐसे एक मार्क कर सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन में ये GIF है ना? GIF सारे क्वेश्चन में। अब इनको देखते ही आपका ये चैप्टर जो है ना, सॉरी ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम प्रॉपर्टी 4 पर मूव करेंगे। तो अपन तो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 0 से 1000, है ना? क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करता हूं। ये जो 2 है, इसको मैं 1 + 1 लिख लेता हूं। तो ऐसा करने से ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ, हो जाएगा x² + 1 + 1 अपॉन x² + 1 इंटू dx, है ना? इस 2 को 1 + 1 में ब्रेक कर दिया। ये हो जाएगा 0 से 1000, ये हो जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x² + 1 इंटू dx, है ना? सेपरेट डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड करेंगे तो 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन x² + 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, लास्ट जो क्वेश्चन करे थे अपन ने, कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के अंदर अगर इंटीजर एडेड है, तो वो इंटीजर बाहर आ जाता है। तो ये 1 एक इंटीजर है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जुड़ा हुआ है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो अपना अगला जो स्टेप बनेगा 0 से 1000, 1 बाहर आ गया, और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बचा 1 अपॉन x² + 1 dx। पक्का हो गया बच्चों? अगले स्टेप में आप लोग देखेंगे तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि 1 अपॉन x² + 1, ये वाली जो राशि है ऊपर और नीचे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये राशि 0 से तो बड़ी ही है, और ये 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 के बीच में क्यों है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 0 से 1 के बीच में इसका मतलब इसकी रेंज 0 से 1 है, मैं ये बोल रहा हूँ ये 0 से 1 के बीच में क्यों है? क्योंकि 1 अपॉन x² + 1 में डिनोमिनेटर हर बड़ा है अंश से, तो हर बड़ा होने की वजह से ये राशि 1 से छोटी, पक्का 1 से छोटी है।
1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, मतलब ये राशि 0 और 1 के बीच में है। और जब 0 और 1 के बीच की राशियों का हम बॉक्स ले लेते हैं तो इनका बॉक्स जो है वो 0 आ जाता है। तो ये वाली पूरी का पूरा पद 0 हो जाएगा और अपने पास बचेगा 0 से 1000 1dx, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। अपर और लोअर लिमिट रख देंगे 0 और 1000, तो यहाँ पर अपने पास जो आंसर आएगा वो 1000 मतलब 1000 अपना आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये जो 3 क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये तीनों क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। हर क्वेश्चन में ये हो पाए ये जरूरी नहीं है कि आप इसको स्प्लिट कर पाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक फंडा ये होता है कि बॉक्स के अंदर जो फलन आ रहा है उस फलन की आप रेंज देख पाओ। तो मैंने रेंज देखने के लिए इसको स्प्लिट करा और इसकी फाइनली रेंज देखी और मैंने इसका बॉक्स का मान बता दिया। लेकिन हर क्वेश्चन में आप रेंज देख पाओ ये जरूरी नहीं है। इसके लिए एक तरीका और हम लोग लगा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। वो जनरली बॉक्स वाले क्वेश्चन के लिए लागू हो जाता है। अब आप देखिएगा, मैं 2, 3 और 4 ये तीनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। इन तीनों को आपको अच्छे से सीख लेना है क्योंकि इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं 3 ही क्वेश्चन यहां कराने वाला हूं, 2, 3, 4 एक जैसे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा, या 2, 3, 4 के लिए आपको फंडा क्या इस्तेमाल करना है, फंडामेंटल क्या अप्लाई करना है कि बॉक्स के अंदर जो भी फलन है, बॉक्स के अंदर जो भी फलन है आपको उसका साफ साफ ग्राफ बनाना है। बॉक्स के अंदर है x² तो आप x² का ग्राफ बनाओगे। मैं यहां ग्राफ बनाता हूं, x² का ग्राफ, ये लीजिए x² का ग्राफ, ये x² का आ गया ग्राफ, है ना। इसको थोड़ा ऊपर चला गया तो इसको सेट कर लेते हैं, ये लीजिए अभी भी ऊपर है तो एक बार और कर लेते हैं, ये लीजिए ये x² का बन गया ग्राफ, है ना, y = x²। ठीक है। अब इसके बाद ध्यान रखना है, मेरे स्टेप्स को ध्यान रखना है क्योंकि यही तरीका बाकी के क्वेश्चन में यूज होने वाला है। पहला काम क्या करोगे, बॉक्स के अंदर जो फलन है उसका ग्राफ बना लोगे, बना लिया। दूसरी बात ये देखोगे ग्राफ उसी अंतराल में बनाओगे जो लिमिट है। लिमिट 0 से 2 है तो अपन लोग ग्राफ केवल 0 से 2 में बनाएंगे, 0 से 2 में बनाएंगे। इसके आगे पीछे हमें ग्राफ की जरूरत है नहीं, तो ये ग्राफ अपने को बनाने की जरूरत है नहीं। मैं यहाँ डैश डैश कर देता हूं, आप चाहो तो ये बनाओ ही मत, इसको मिटा दो, है ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है। 0 से 2 तक के ग्राफ की जरूरत है। पहली स्टेप क्या है बेटा, बॉक्स के अंदर वाले फलन का ग्राफ बनाओगे, उसी अंतराल में बनाओगे जो सीमाएं हैं। अब क्या करोगे, इन सीमाओं के लिए आप इसकी रेंज देख लोगे। 0 रखने पर तो 0 दिख ही रहा है साफ साफ, और 2 रखने पर, x की जगह 2 रखने पर y का वैल्यू 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये यहां पर पॉइंट जो है वो 4 है। ठीक है, एक बार दोबारा से बोलता हूं तीनों स्टेप। नंबर 1, सबसे पहले बॉक्स के अंदर वाले फलन का ग्राफ बना लो, उसी अंतराल में बनाओ जो सीमाएं हैं, एक बार रेंज देख लो उन सीमाओं के अंतर, है ना। अगला स्टेप अपना अच्छा है, उसको ध्यान में रखना है। y अक्ष पर आपको पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक है उनको मार्क कर देना है, उनको निरूपित कर देना है। तो 0 से 4 के बीच में y अक्ष यही है ना बच्चों, इसके बीच में पूर्णांक मार्क करोगे तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1, 2, 3 और ये 4 है ही, है ना। तो अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं, मैं इतने सारे स्टेप नहीं बोलूंगा, मैं सीधा जो अपने यूजफुल स्टेप है वो बोलूंगा। नंबर 1, बॉक्स के अंदर वाले फलन का ग्राफ बनाया, हाँ बनाया, मन ही मन रखना है कि उसी सीमाओं के अंदर बनाना है जो अपनी सीमाएं दी गई हैं। दूसरी चीज आपको ये करना है, y अक्ष पर पूर्णांक मार्क कर लेने, पूर्णांक को निरूपित कर लेना है, जितने भी पूर्णांक बन रहे हो 0 से 2 अंतराल की रेंज के अंतर्गत, 0 से 2 डोमेन जो है उसके रेंज के अंतर्गत। 4 तक जा रहा था तो मैंने 1, 2, 3 को निरूपित कर लिया। अगला स्टेप सुनो, आपको क्या करना है अगले स्टेप में, ये जो आपने y अक्ष पर पूर्णांक बनाए हैं, इन पूर्णांकों से x अक्ष के समानांतर लाइनें खींच लेनी है। ये खींच ली, है ना, ये खींची हुई है। और इन लाइनों का खींचने का मेरा उद्देश्य है, क्योंकि ये y के मान है, तो इन y के मानों के संगत हमें x का मान निकालना है। इन y के मानों के संगत हमको x का मान निकालना है। इसको 2 को थोड़ा इधर लिख देता हूं, 2, है ना, ये वाला पॉइंट। हाँ, मैं रिपीट करता हूं, पहला स्टेप, बॉक्स के अंदर वाले फलन का ग्राफ बनाओ, y अक्ष पर पूर्णांकों को मार्क करो और इन पूर्णांकों के संगत, मेरे हरकत को भी देखते जाइएगा, इन पूर्णांकों के संगत x के मान निकालना है। तो इन पूर्णांकों के संगत x के मान निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं वो देखो, ये मान किसके हैं बेटा, y के। तो y का मान यहां एक बार आप 1 रखो,
1 रखा। चलो फिर उसके बाद y का मान कितना है 2 रखा। उसके बाद क्या है बच्चों 3 है, और 4 के संगत मान 2 हमें पहले से ही मालूम था, तो उसको हमें रखने की जरूरत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इससे x के मान निकालेंगे। अगर यहां से x का मान निकालोगे 1, यहां से x का मान निकालोगे √2, यहां से x का मान निकालोगे √3। नेगेटिव वाली साइड में जाना नहीं है, इसलिए मैंने माइनस वाले जो आंसर थे वो लिखे नहीं। तो इसका मतलब x 1 के y का वैल्यू जब 1 है तो y के 1 के संगत मान जो हमारा आया है वो है 1, 2 के संगत जो मान आया है वो √2, और 3 के संगत जो मान आया है ये वाला मान एरो लगा के लिख देता हूं, ये √3, और ये 2 है ही। अब इन स्टेप को एक बार आप देख लो, इतना ज्यादा स्टेप नहीं है, समझाने की वजह से लग रहा है। पहला स्टेप क्या है, बॉक्स के अंदर वाले फलन का ग्राफ बनाओ, y अक्ष पर पूर्णांक मार्क करो और इनके संगत x के मान निकालो, बस इतना। ये अपने को 3 पॉइंट बोलो तो मिले। पहला, बॉक्स के अंदर वाले फलन का ग्राफ, y अक्ष पर पूर्णांक, और इन पूर्णांकों के संगत x के मान निकालने, अपने को निकाल लिए अपने। जैसे ही आपने ये करा आपका क्वेश्चन ओवर, खत्म। बस इतना काम ग्राफ से अपने को करना था। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास अंतराल था 0 से 2, 0 से लेके 2 तक। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो बिंदु आए हैं, ये बीच में हमारे स्टेशन आ गए हैं, हमें यहाँ अपने इंटीग्रेशन को तोड़ लेना है। मतलब हम पहला इंटीग्रेशन कहां से कहां में बनाएंगे, पहला इंटीग्रेशन बनाएंगे 0 से 1 में। दूसरा इंटीग्रेशन कहां से कहां बनाएंगे, 1 से √2 में, 1 से √2। तीसरा इंटीग्रेशन बनाएंगे √2 से लेके √3 में, और चौथा इंटीग्रेशन और फाइनल इंटीग्रेशन बनाएंगे √3 से लेके 2 के बीच में। तो एक्चुअल में ऐसा करने से हमारे पास ये वो ब्रेक आ जाते हैं, या वो बीच के बिंदु आ जाते हैं जहां पर हमें इंटीग्रेशन को तोड़ लेना है। अच्छा, अभी काम खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ रहे हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे आप जरा देखिए। पहले हमारा x का मान कहां से कहां तक है, 0 से 1। 0 से 1 में ग्राफ ये वाला है, अच्छे से देखना। 0 से 1 में ग्राफ ये वाला है, और इस वाले ग्राफ के संगत y का मान 0 से 1 है। y का मान मतलब किसका मान, x² का मान। तो इसका मतलब मैं दोबारा बोलता हूं, जब x का मान 0 से 1 है तब y अर्थात x² का मान 0 से 1 है, और यहां x² का बॉक्स लिया जा रहा है। तो 0 से 1 का y के मान देखना, x² मतलब y का मान। तो y का मान 0 से 1 है, और 0 से 1 का बॉक्स होता है 0। तो यहां पर हम लिख देंगे 0 dx, क्योंकि इसकी परिभाषा 0 हो गई। अब अगले अंतराल में बढ़ेंगे, तो अगले अंतराल में देखेंगे 1 से √2। तो 1 से √2 में ग्राफ ये वाला है, ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है इसको। 1 से √2 में ग्राफ ये वाला है, और यहां संगत y की जो वैल्यू आप देख रहे हो वो 1 से 2 के बीच में है, और 1 से 2 का बॉक्स होता है 1। हमें बॉक्स ही तो लेना है, क्योंकि y के मानों का मतलब x² के मानों का यहां बॉक्स है, तो हमें बॉक्स लेते जाना है। तो 1 से 2 का बॉक्स क्या आएगा, 1। आगे बढ़ते हैं, आगे है √2 से √3। तो √2 से √3 में, मतलब √2 से √3 में अब आप जाओगे तो ये वाला ग्राफ होगा, रेड कलर से दिखा रहा हूं। √2 से √3 के बीच में ग्राफ 2 से 3 के बीच में है, और 2 से 3 का बॉक्स जो आएगा वो 2 आएगा। और अंत में √3 से 2 के बीच में अगर हम चलेंगे तो ग्राफ मैं ब्लू कलर से बना देता हूं, ये वाला ग्राफ है, और ये ग्राफ 3 से 4 के बीच में है, तो 3 से 4 का बॉक्स 3 आएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, बचा ही नहीं। अब आपके पास 4 इंटीग्रेशन है, और चारों को इंटीग्रेट करके आपको आंसर लिखने हैं। तो आपका आंसर कैसे बनेगा जरा देख लेते हैं। यहां तो 0 हो गया, हटा दो इसको। 1 का इंटीग्रेशन x, तो यहां से आ जाएगा √2 - 1, अपर लिमिट √2, लोअर लिमिट 1। 2 बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट √3 - √2, फिर 3 बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x, और ये 2 - √3। अगले स्टेप में चाहो तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, √2 वाले पदों को जोड़ घटाना जो करना है वो उसको बैलेंस कर सकते हो। मैं यहीं आंसर छोड़ दूंगा। तो आपको प्रोसेस समझ में आई, घबराने का नहीं है। अभी अपना केवल दूसरा क्वेश्चन हुआ है, हमारे पास अभी तीसरा क्वेश्चन भी है, और हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे करना है। एक बार तीसरे को भी देखिएगा, है ना, सीख लेना है इन 3 क्वेश्चन से। इसको हटा देता हूं और तीसरे क्वेश्चन पर आता हूं। चलिए तीसरा क्वेश्चन कोशिश करते हैं इतने से पोर्शन में आ जाए। इसको यहां से पार्ट कर लेते हैं। ये लीजिए तीसरा क्वेश्चन अपना है बॉक्स ऑफ 2 sin x, पाई से 2 पाई। मतलब हमें किसका ग्राफ बनाना है, 2 sin x का। sin x का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है। 2 sin x में
2 से गुणा होने की वजह से ग्राफ की ऊंचाई, वैसे sin x के ग्राफ की ऊंचाई 1 तक जाती है और गहराई -1 तक जाती है, लेकिन चूंकि इसमें 2 से गुणा हो गया है तो ये ऊंचाई 1 की जगह 2 तक जाएगी और गहराई -2 तक जाएगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं sin x का, तो यहां बना लेता हूं। ये ग्राफ इस तरह से रहेगा, ये y अक्ष हो गया, ये लीजिए इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था, ग्राफ आप उस अंतराल में बनाओगे, 1 मिनट पहले इसको थोड़ा सा बोल दूं मैं, ऊपर उसकी ऊंचाई जो है वो 2 तक जाएगी और गहराई जो है -2 तक जाएगी। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है y = 2 sin x का ग्राफ है ना। अच्छा, अभी रुकना है, ये 0 होगा, ये पाई होगा और ये 2 पाई होगा। मैंने अभी आपको बोला था कि ग्राफ केवल उस अंतराल में बनाओ जो सीमाएं हैं, तो सीमाएं पाई से 2 पाई तक है। पाई से 2 पाई तक है मतलब हमें इस ग्राफ की जरूरत है नहीं, मतलब हम इस पर बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास सीमाएं पाई से 2 पाई तक हैं, तो हमें केवल इतने ग्राफ की जरूरत है, तो इस ग्राफ की हमें जरूरत ही नहीं है देखा जाए तो। अगले स्टेप में मैंने बोला था कि आपको y अक्ष पर पूर्णांकों को मार्क कर लेना है। एक बात बताओ, ग्राफ ऊपर तो है ही नहीं, आपकी सुविधा के लिए मैं चूंकि दिखा तो दिया, इसको मिटा देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये मिटा दिया मैंने इसको। अब आप देखो जरा, अगर आप ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ जो है, ग्राफ, 1 मिनट इसको लाइन को थोड़ा स्ट्रेट सीधी कर लेता हूं, ये लीजिए, ये इस तरह से। अब आप देखो, ये ग्राफ जो है वो ऊपर तो है ही नहीं, केवल 0 से -2 के बीच में है। तो मैंने बोला था y अक्ष पर पूर्णांकों को मार्क कर लो, तो 0 और -2 के बीच में केवल एक पूर्णांक आ रहा है जिसका मान है -1, एक ही पूर्णांक आ रहा है। याद आया? पहले हमने ग्राफ को बनाया सीमाओं के अंतर्गत, y अक्ष पर पूर्णांकों को मार्क किया। अब हमने बोला था कि इनके संगत, इन पूर्णांकों के संगत x के मान निकालना है, तो 1 से आप एक पैरेलल लाइन इस तरह से बना दो। तो अब इसके 1 के संगत 2 मान आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि 2 बार काट दिया इसने इस ग्राफ को। 0 के संगत तो दिख ही रहा है, 1 पाई है, इसको पाई को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, दूर हो जाएगा। और 2 पाई तो अपना सही लिखा ही हुआ है, ये 2 पाई है ना, ये 2 पाई है, ये पाई है। तो 0 के संगत तो 1 पाई मिल रहा है, एक 2 पाई मिल रहा है। और अपने को -1 के संगत 2 मान मिलेंगे, निकालेंगे अभी, और -2 के संगत यहां से 1 मान मिलेगा, वो भी हम निकालते हैं। तो मैंने आपको तरीका भी बताया था कैसे निकालते हैं। ये है y के मान, तो y की जगह पहले आप रखो -1, यहां रख दूं बेटा, यहां रख देता हूं, वहां जगह कम पड़ सकता है। -1 = 2 sin x, y की जगह पहले -1 रखा, फिर हमने y की जगह -2 रखा, 2 sin x। यहां से sin x का मान -1/2 आया, और साइन का वैल्यू -1/2, साइन ऋणात्मक होता है तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे क्वाड्रेंट में ये मान होता है 210 डिग्री, तीसरे 180 + 30, 30 पर होता है 30 डिग्री पर हाफ, तो ये 210 डिग्री होगा, यहां 210 डिग्री हो जाएगा। और चौथे क्वाड्रेंट में ये 330 होगा, तो 330 होगा, है ना। ये 2 मान यहां से मिलेंगे। अब इसको अगर आप पाई के टर्म्स में लिखो तो ये 7π/3 है, हटा देता हूं इसको क्योंकि डिग्रीज में यहां पाई में लिख रहा है लोग, 7π/3। और ये वाली जो चीज है 330 जो लिखा हुआ है वो 11π/3 है। ये लीजिए, ये 2 मान मिले -½ के लिए, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में। तीसरे में ही तो होता है बेटा, तो 180 + 30 दैट इज 210, और चौथे में 360 - 30 दैट इज 330, 330। 7π/3 माने ये सॉरी 7π/6, और ये 11π/6, 30 है ना, π/6। तो अब 3 7 जा 21 और 11 3 जा 33, तो ये 330 डिग्री हो गया, और ये 7 × 21 210 डिग्री हो गया। π/3 नहीं था, वो π/6 अपने को कर लेना। अच्छा, अब इधर आ जाओ, यहां से 2 और 2 कटेगा, तो -1 = sin x, और साइन का वैल्यू -1 होता है जाके 270 पर। 270 पर मतलब x अपना आ जाएगा 3π/2, है ना, 3π/2 अपना 270 हो जाता है, 270 हो जाता है। तो अब जरा इनको मार्क कर लेते हैं। पाई के बाद ये वाला मान आ गया अपना 7π/6, ये वाला मान आ गया 7π/6। ये वाला -1 पर एक मान और आया था 11π/6, उसको भी लिख लेते हैं 11π/6। और अंत में ये अपना 3π/2 -2 के लिए आया था, तो ये 3π/2 लिख लेते हैं, मार्क कर दिया इसको। बेटा अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूं, बॉक्स के अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बना लेना है, y अक्ष पर पूर्णांकों को मार्क कर देना है, इनके संगत x के मान निकाल लेने हैं, मैंने निकाल लिए।
मैंने इसके बाद बोला था क्वेश्चन ओवर हो जाता है क्योंकि अपने को अंतराल मिल जाते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में अंतराल बनाए, क्वेश्चन पर आ गए हम, तो पहला अंतराल है पाई से 7π/6। कहां से कहां तक है बेटा? पाई से 7π/6 पहला अंतराल है, पाई से 7π/6। अब इसको हाथों हाथ यहीं सॉल्व करते जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में तो मैंने आपको हर एक अंतराल में अलग अलग बता दिया था, यहां इसको हाथों हाथ ही करते जाते हैं। पाई से 7π/6 में ग्राफ ये वाला है, और ये ग्राफ अगर देखो तो -1 से 0 के बीच में है, और -1 से 0 का जब आप बॉक्स लेते हो तो -1 से 0 का बॉक्स आ जाता है -1 dx। पक्का हो गया बच्चों? -1 से 0 का -1 ही आता है। अगले अंतराल की बात करेंगे तो 7π/6 से 3π/2, 7π/6 से 3π/2 ये अंतराल है। और इस अंतराल में ग्राफ को अगर मैं मार्क करूं तो ग्राफ ये वाला है, और ये ग्राफ अगर देखा जाए तो -2 से -1 के बीच में है, और इसका बॉक्स जो आएगा वो -2 आएगा। अगला अंतराल की बात करें तो अगला अंतराल अपना 3π/2 से 11π/6 है, 11π/6 है। और इस अंतराल में ग्राफ को फिर से मार्क करते हैं तो ग्राफ ये वाला है, ब्लू वाला, और ये वाला ब्लू वाला ग्राफ, या इसको रेड से कर देते हैं, थोड़ा अलग दिख जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये फिर से -2 से -1 के बीच में है, इसका बॉक्स वापस -2 आ जाएगा। और अंत में अपना जो अंतराल है वो है 11π/6 से 2π, 11π/6 से 2π। और यहां पर अगर हम ग्राफ को मार्क करें, ब्लू कलर से कर रहा हूं, अब ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ -1 से 0 के बीच में है, इसका बॉक्स फिर से -1 आ जाएगा, और ये अपना क्वेश्चन ये बन गया। अब कुछ नहीं रह गया, केवल सॉल्व करना रह गया। देख लेते हैं। -1 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये आ जाएगा 7π/6 -π। डन है बच्चों? यहां पर ये आ जाएगा -2। देखो यहां पर एक काम करते हैं, ये चूंकि -2 सेम है, और ये 7π/6 से 3π/2 तक गया, और फिर 3π/2 से 11π/6 तक गया, तो ये 7π/6 से 11π/6 तक जा रहा है, और बीच में ये 3π/2 पर यहां हॉल्ट ले रहा है, फिर अगले दिन वहीं से स्टार्ट कर रहा है। और ये -2 सेम होने की वजह से मैं इसको डायरेक्ट 7π/6 से 11π/6 लिख सकता हूं। तो -2 बाहर ले ले रहा हूं, और ये 7π/6 से इंटीग्रेशन एक बार और लिख ले रहा हूं, 7π/6 से 11π/6, और ये dx। और अंत में ये -1 है, माइनस लगा देता हूं, और ये x आएगा तो 2π में से 11π/6 घट जाएगा। डन हो गया बच्चों? हल कर लेते हैं। 7π/6 मतलब ये 210 में से पाई सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा -π/6। समझ रहे हो बच्चा? -2, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, और x माने 11π/6 में से 7π/6 घट जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 11π/6 में से 7π/6 जब आप घटाओगे तो 11 में से 7, तो 4π/6 बचेगा। तो 4π/6 को मैं क्या बोलता हूं बेटा? 4π/6 को मैं बोलता हूं 2π/3। ठीक है, माइनस ये तुम्हारा 360 है और ये 330 है, तो 30 डिग्री बचेगा, मतलब कि π/6 बचेगा। हल करना रह गया है। ये आपके पास अगर इसको आप लोग बोले तो 4π/6 ही लिख लेते हैं। कारण बताऊं मैं, तीनों के एलसीएम सेम आ जाएंगे, है ना। तो ये तुम्हारा कितना हो गया बेटा? π/6, ये 8π/6 और ये π/6, तो पाई 2π और 8π, 10π/6 अपना आंसर आना चाहिए माइनस का। और 10π/6 को आप लोग क्या लिखते हो बच्चों? -5π/3, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा? -5π/3 बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम होने की वजह से कैलकुलेशन पास हो गई है, लेकिन होप कि आपको दिख सब रहा होगा, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसको आप लोग कॉपी कर लो। 4 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोल रखा है कि 0 से इंफिनिटी बॉक्स ऑफ 2e⁻x dx। तो अपने को ग्राफ किसका बनाना पड़ेगा? 2e⁻x का। इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा, इधर वाले क्वेश्चन को, और इधर हम 4th वाला इधर सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ, सबसे पहले क्या काम करोगे? 2e⁻x का ग्राफ बनाओगे। देखो बच्चों, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है e⁻x का। और ये वाला ग्राफ किसका है? ये वाला ग्राफ है e⁻x का, है ना। ये e⁻x का ग्राफ है। अच्छा, ये वाला ग्राफ यहां x अक्ष को 0,1 मतलब एक ऊंचाई पर काटता है।
लेकिन अपने यहां इसमें 2 से गुणा कर रखा है, मतलब यहां 2 से गुणा कर रखा है, तो ये ग्राफ जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू 2e⁻x का, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ग्राफ का नेचर ऐसा ही रहेगा, बट ये जो बिंदु 0 पर 1 दे रहा था वो 0 पर 2 देना चालू कर देगा। आप x की जगह 0 रखोगे तो e⁻0 1 इंटू 2 मिलेगा, मतलब ये बिंदु 2 मिलेगा, जबकि पहले ये 1 मिल रहा था। तो ये इसका ग्राफ हो गया 2e⁻x का। मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूं। मैंने आपसे क्या बोला था? अच्छा, आप ये वाला मेथड आप नहीं लगा पाओगे जब आपको ग्राफ बिल्कुल नहीं पता होगा, लेकिन अगर ग्राफ पता होगा तो आप लगा सकते हो उस मेथड को। तो मैं यही करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले मैंने 2e⁻x का ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ ये वाला बन गया। डन बच्चों, ये ग्राफ बन गया। इस तरह से ही चला जाएगा। y इज इक्वल्स टू 2e⁻x। ऊंचाई बोलो 2। मेरे को ग्राफ बनाना कहां से कहां में है? 0 से इंफिनिटी में। मेरे को ग्राफ 0 से इंफिनिटी में बनाना है, मतलब मेरे को पीछे वाला ग्राफ नहीं चाहिए। ये लीजिए, मिटा दिया। यहां से यहां तक बात करना। पहला बात हो गया, ग्राफ बना दिया। अगला स्टेप क्या था? y अक्ष पर पूर्णांकों को मार्क करो। 0 से 2 के बीच में केवल एक ही पूर्णांक है जिसका नाम है 1। अगले स्टेप में क्या बोला था? इन पूर्णांकों के संगत x का मान निकालो। अगर यहां से जाएंगे तो आपका ये वाला संगत मान यहां आने वाला है। एक काम करते हैं, y की जगह 1 डाल देते हैं। ये यहीं सॉल्व कर लेता हूं। y की जगह 1 डाल देते हैं। 1 इज इक्वल टू 2e⁻x। डन है बच्चों। e⁻x बटे में आएगा और ऊपर जाएगा तो e⁻x बराबर 2, और अपने पास x बराबर आ जाएगा ln 2, है ना, ln 2 आ जाएगा। तो अपने पास ये मान आ गया ln 2। अब अपने अंतराल तैयार है, और कोई तो मान आया नहीं, केवल एक ही पूर्णांक आया था तो एक ही मान मिला। तो अपने पास 2 ही अंतराल बने। पहला बना 0 से ln 2, दूसरा बना ln 2 से अनंत। सॉल्व करते हैं। पहला अंतराल बना 0 से ln 2। 0 से ln 2 में अगर देखा जाए तो ग्राफ ये वाला है, और अगर आप इस वाले ग्राफ को देखो तो 0 से ln 2 में ग्राफ 1 से 2 के बीच में है, तो इसका इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा। अगला आपका ग्राफ ln 2 से अनंत के बीच, अगला अंतराल ln 2 से अनंत है, और ln 2 से अनंत में अगर आप ग्राफ को मार्क करोगे ln 2 से अनंत में, तो ग्राफ ये वाला है। और अगर आप इस वाले ग्राफ को देखो y अक्ष पर, तो ये वाला ग्राफ y अक्ष पर 0 से 1 के बीच में है, और 0 से 1 का बॉक्स अगर देखें तो 0 आता है। ठीक है बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अपर लिमिट ln 2 डालेंगे तो ln 2 आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 आ जाएगा, और ये 0 है ही। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ln 2। तो अपना ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर आ चुका है अपना ln 2 बेटा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ln 2 यहां लिख देता हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा अंदाजा लग रहा है कि 5 यहीं सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, 5 और 6 में वैसा कुछ नहीं होना। अगर आप करोगे तो हो तो जाएगा x² का ग्राफ बनू के, लेकिन ये क्वेश्चन वैसे ही आसान है। आप ये बताओ dx के साथ है कौन? x। अरे बेसिक चीजें मत भूलो। dx के साथ x होने की वजह से आप x² को t रख दोगे। तो मैं 5वें क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर रहा हूं, और मैं पुट कर रहा हूं या मान रहा हूं, माना x² बराबर t, तो अपने पास 2x dx बराबर आ जाएगा dt। मतलब x dx का मान कितना आ जाएगा? dt बटे 2। तो अपना जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, देखते हैं बेटा। x dx ये आ जाएगा dt बटे 2, तो dt बटे 2, 1 बटे 2 बाहर लिख देता हूं। बॉक्स x² की जगह पर t है, तो बॉक्स ऑफ t, और लोअर लिमिट है 0, तो x के स्थान पर 0 रखने से t मिलेगा 0। अपर लिमिट है 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 2.25, तो यहां 2.25 आएगा। आप देखो वो क्वेश्चन पहले थोड़ा अजीब सा था, अब ये बिल्कुल आसान हो गया। बॉक्स के अंदर केवल t है, और ये t के मान 0 से 2.25 तक जा रहे हैं। t मतलब एक सिंगल चर, रैखिक चर, और ये हर पूर्णांक पर अपनी परिभाषा को बदलेगा। तो यहां से हमें ग्राफ वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये क्वेश्चन हम वैसे ही हल कर पाएंगे। पहला अंतराल लिखेंगे हम 0 से 1, अगला लिखेंगे 1 से 2, और नेक्स्ट लिखेंगे 2 से 2.5। 0 से 1 का अगर बॉक्स देखा जाए तो 0 होगा, कुछ ग्राफ की जरूरत ही नहीं पड़ी। 1 से 2 का बॉक्स 1 होगा, और हम 2.25 तक इसीलिए गए हैं क्योंकि अपर लिमिट 2.25 ही है। तो 2 से लेके 2.25 तक का बॉक्स देखोगे तो 2 आएगा। इंटीग्रेट करना बाकी है, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं क्योंकि सबके बाहर 1/2 लिखा हुआ था। 1/2 ये 0 है, 1 का इंटीग्रेशन x अपर माइनस लोअर 1 बचेगा, प्लस ये 2 है, और यहां 2.25 माइनस 2
मतलब यहां 0.25 बचेगा। डायरेक्ट लिख दूं बेटा 0.25, तो ये 0.25 बचेगा। 2.25 में से अपन ने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 दिस इज 1, 25 दूनी 50, तो ये अपना हो जाएगा 0.5। डन बच्चों, 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 0.25 इंटू 2 0.5 हो जाएगा। और अपने पास 1 प्लस 0.5 1.5/2, और इसका आंसर जो आ जाएगा 1.5 मतलब 3/2, तो इसका आंसर 3/4 हो जाना चाहिए। तो अपने इस क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3/4। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 3/4 इसका आंसर आया है। ये क्वेश्चन आपको स्मार्टनेस हमेशा अपने साथ रखना है। मैं आपको डिफरेंट तरीके बता सकता हूं बेटा, बट आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका अप्लाई करें। अब आ जाते हैं अंतिम और 6वें क्वेश्चन पर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैंने लास्ट में जरूर रखा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं लगना, इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है इसमें। यस, इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए बच्चे जो है ना कई बार इसमें अटक जाते हैं, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट और 6, इन्होंने यहां बोला है बच्चों कि बॉक्स एक्स प्लस 1 बॉक्स एक्स से लेके बॉक्स एक्स प्लस 1 FT dt। अगर FT का इंटीग्रेशन करते हो बॉक्स एक्स से बॉक्स एक्स प्लस 1 में, तो आंसर बॉक्स एक्स आता है। बेटा अगर आप बॉक्स एक्स से बॉक्स एक्स इज व्हाट? बॉक्स एक्स एक इंटीजर है, मतलब इंटीजर, और इंटीजर प्लस 1 मतलब उसका अगला इंटीजर। तो अगर इंटीजर से अगले इंटीजर में, ठीक अगले इंटीजर में अगर आप f का समाकलन करते हो ft का, तो आंसर यही वाला इंटीजर आ जाता है। अब इन्होंने पूछा है 1 से 3 में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 से 3 अगर, अच्छा ये जो इंटीग्रेशन है वो पूर्णांक, ये इंटीग्रेशन जो है वो पूर्णांक से लेके अगले पूर्णांक तक का मान दे सकता है, जबकि ये पूर्णांक 1 है और उसके अगले का अगला पूर्णांक 3 है। तो हम क्या करेंगे, हमें इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। 1 का अगला पूर्णांक 2, तो 1 से 2 में, और फिर 2 से 3 में हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले हम ब्रेक इसको बाद में करेंगे, पहले हम ये मान यहां से निकाल के चलते हैं। हम यहां बॉक्स के स्थान पर 1 से चालू करना है ना, बॉक्स के स्थान पर 1 रखते हैं। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 में मैं बॉक्स x के स्थान पर 1 रख रहा हूं, यहां 1 रखने से ये 1 और ये 2 हो जाएगा। तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा 1 से 2 FT dt। और जब आपने बॉक्स x के स्थान पर 1 रखा है तो यहां आंसर बॉक्स x मतलब 1 आ जाएगा। अब इसी तरह से मैं बॉक्स x के स्थान पर 2 रख देता हूं, तो 2 रखने से यहां 2 आ जाएगा, और यहां 2 + 1 3 आ जाएगा FT dt। क्योंकि मैंने बॉक्स x के स्थान पर 2 रखा है तो आंसर बॉक्स x ही है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। एक बात बताओ बेटा, आपको 1 से 2 तक का इंटीग्रेशन मालूम है, 2 से 3 तक का मालूम है, इन्होंने 1 से 3 तक का इंटीग्रेशन पूछा है, तो अब हम यहां लिख देंगे अब 1 से 3 FT dt। ये जो इंटीग्रेशन है इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 1 से 2 FT dt और अगला तोड़ते हैं 2 से 3 FT dt। और दोनों के इंटीग्रेशन हमें ऊपर लिखे हुए हैं। 1 से 2 का मान है 1 और 2 से 3 का मान है 2, तो अपना कुल मिला के आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन खत्म हो गए। प्रॉपर्टी 3 अपन लोगों ने वाइंड अप कर ली। फटाफट इसको आप कॉपी कर लो। इन 3 क्वेश्चन पर एक्स्ट्रा फोकस मार करना है अपने को, और इन पर स्टार भी लगाने हैं। क्यों लगाने हैं? क्योंकि इनके लिए अपन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस यूज करी है। डन बच्चों, कॉपी करो। मैं प्रॉपर्टी 4 पर आता हूं।